गुड आफ्टरनून क्लास। इस समय समर वेकेशन का पीरियड है। आप लोग खूब इंजॉय भी कर रहे हैं समर वेकेशन को, लेकिन इसी के साथ थोड़ा थोड़ा यदि हम अपने कोर्स को भी आगे बढ़ाते चलें थोड़ा ही थोड़ा, तो शायद इस समर वेकेशन का मज़ा कुछ और बढ़ जाएगा। और इसी कंडीशन में आज अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं जहाँ से हमने अपनी पिछली क्लास में इसको स्टॉप किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में बात किया था और उसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था। आज हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद फिर इसके हम एप्लीकेशंस को देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गॉस थ्योरम में जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो वहाँ पे चार्ज को साइन के साथ लिखना है। कि चार्ज पॉजिटिव है तो आप क्या लिखोगे, प्लस क्यू। और ये चार्ज तुम्हारा निगेटिव है तो आप क्या लिखोगे, माइनस क्यू। इसका मतलब हुआ कि फाई ई की वैल्यू जब आप राइट करोगे क्यू के फॉर्म में, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बोलते हो ना, तो वहाँ पे आपको साइन को भी इंक्लूड करना है। आप केवल एम्पलीट्यूड कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को ही नहीं रखेंगे। कि आप उसका मैग्नीट्यूड क्यों रखोगे तो ये सही नहीं है, कि आप उसका परिमाण क्यों रखिए ये नहीं, साथ ही साथ उसके सिंबल को भी आपको राइट करना पड़ेगा, उसके साइन को भी लेके चलना है। उसका भी देख लो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जब क्यू पॉजिटिव होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि क्यू तुम्हारा निगेटिव है तो फाई ई भी तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका जो गॉस थ्योरम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के लिए वेरीफाइड है, दोनों चार्जेस के लिए ट्रूथ है। इसमें कोई नहीं है कि हम केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं कह सकते, नहीं, ये सभी चार्जों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अगला पॉइंट है कि किसी पृष्ठ के यूनिट सरफेस एरिया से, हम यूनिट सरफेस एरिया ले लें और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा कहाँ से, फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स घनत्व। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे कि भाई किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स को आप कहोगे वैद्युत फ्लक्स घनत्व। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स related to unit surface area of a bounded surface is called electric flux density. Okay, next, हमने पिछली क्लास में पढ़ाई करी थी तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है, कंडीशन है कि गॉस थ्योरम बाउंडेड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। कि कोई चार्ज है बाउंडेड नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेजनरी सरफेसेस को ड्रा आउट करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, गॉसियन सरफेस। तो हम गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कि कोई भी बाउंडेड सरफेस है
उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह उस सरफेस के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता और ना ही उसमें जो चार्जेस हैं उसके मैग्नीट्यूड पर। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस एज वेल एज प्रेजेंट चार्ज इनसाइड द सरफेस। कि आपका जो सरफेस है, जो बाउंडेड मीडियम आपने लिया हुआ है, जो सरफेस लिया हुआ है, उसके आकृति आकार पर भी वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता नहीं है। साथ ही साथ उसमें जो उपस्थित आवेश हैं उसकी मात्रा पर भी यह निर्भर नहीं करता। ठीक है। अब यहीं पे एक कंडीशन मैं लिखने जा रहा हूं कि भाई आपका कोई ऑब्जेक्ट हो जिसमें कितने हो, n फेसेस हो, n फलक हो, तो उस कंडीशन में कोई चार्ज उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पर हो। कोई चार्ज है, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया कि भाई जो मैंने चार्ज लिया है उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने कंसिडर कर लिया स्मॉल q है, और ये q उस n फेसेस वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर पर है। तो उस कंडीशन में द इलेक्ट्रिक फ्लक्स related to each सरफेस कहो या आप यही भी कह सकते हो क्या, each faces of the object phi is equals to या फाई डैश लिख लेते हैं और कंसिडर कर लेते हैं फाई क्या है, टोटल है, तो क्या हो जाएगा फाई बाई एन के, और यहाँ से हो जाएगा क्यू अपान एन टाइम्स ऑफ अपसाइलन नॉट। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसमें n फलक हैं और उस पर आवेश कितना है, उसके केंद्र पर स्मॉल q चार्ज है, तो उसके प्रत्येक फलक पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा उसको मैंने मान लिया फाई डैश है, और कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, फाई है, तो दोनों के बीच रिलेशन मिलता है, फाई डैश इज इक्वल्स टू फाई बाई एन के, और फाई इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, क्यू अपान अपसाइलन नॉट, तो क्या हो जाएगा क्यू अपान एन अपसाइनल नॉट। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा क्यू अपान एन अपसाइलन नॉट के। ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ है आपका, कोई बाउंडेड सरफेस है और उस पर ढेर सारे चार्जेस स्प्रेड हैं, ढेर सारे चार्जेस उसके अंदर हैं, पृष्ठ पर हैं, कुछ अंदर हैं, और उनके मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से हैं। कोई प्लस Q1 है तो कोई माइनस Q2 है, फिर प्लस Q3 है, माइनस Q4 है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछे कि भाई ज़रा आप बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो फाई इज इक्वल्स टू आप राइट करोगे 1 अपान अपसाइलन नॉट इज इक्वल्स टू प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। ये भी एक कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है, कि मान लेते हैं कोई आपका बाउंडेड सरफेस है, तो उस बाउंडेड सरफेस में ढेर सारे चार्जेस हैं, अ नंबर ऑफ चार्जेस विद देयर साइन आर प्रेजेंट, दैट इज दे आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस कंडीशन में जो पॉजिटिव है उसके लिए आप प्लस क्यू, और जो नेगेटिव है उसको आप माइनस क्यू के साथ रखोगे। दैट मीन्स यू हैव टू मेक द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। आपको जो राइट करना है, जो सॉल्व करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, इनका अलजेब्रिक सम करोगे। केवल मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, इनके नेचर को भी इंक्लूड करना है। ओके, इनके साइन को आप ले करके इनका रिजल्टेंट निकालोगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करोगे। तो ये सब आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो गॉस थ्योरम से रिलेटेड हैं, और मैंने बताया कि भाई जैसा आपका सोर्स चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको गॉसियन सरफेस ड्रा आउट करना भी पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, आपका कोई पॉइंट चार्ज है,
ठीक है। और आपको पॉइंट चार्ज तो दे दिया, अब आपको गॉसियन सरफेस अप्लाई करना है। तो अब गॉसियन सरफेस आप कहते, सॉरी गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम आपको अप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में आपका गॉस थ्योरम कहता है कि भाई बाउंडेड सरफेस चाहिए। तो सरफेस बाउंडेड है ही नहीं, चार्ज तो बाउंडेड है ही नहीं। जब बाउंडेड नहीं है तो क्या करोगे आप, गॉसियन सरफेस ड्रॉ आउट करोगे। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि जब आपका चार्ज क्या हो, कोई पॉइंट चार्ज हो, बिंदु आवेश हो, कैसा हो, कोई आपका बिंदु आवेश हो, पॉइंट चार्ज हो, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ आउट करोगे वो क्या होगा, वो क्या होगा भैया, एक स्फीयर होगा। क्या होगा, एक आप क्या ड्रॉ आउट करोगे, स्फीयर ड्रॉ आउट करोगे। कि आपका ऐसा चार्ज है, यदि आपका सोर्स चार्ज बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो आपको क्या ड्रॉ आउट करना है, एक स्फीयर ड्रॉ आउट करना है। इसका मतलब जो आपका गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, एक स्फीयर होगा। क्लियर। यहाँ पे आपका गॉसियन सरफेस क्या है, एक स्फीयर है। और वहीं पे यदि मान लेते हैं कि आपका कोई चार्ज है, वो रेखीय रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करो कोई क्षण है, उस पर आवेश का वितरण हुआ है, तब वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका ये ऐसे कोई है, इस तरह की कंडीशन हो, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस तरह से, इस बार पॉइंट चार्ज नहीं है, ऐसे एक रेखीय वस्तु पर आवेश का वितरण हुआ हो, तो इस कंडीशन में आपसे पूछे भाई अब बताओ इसमें आप क्या ड्रॉ करोगे, आपका गॉसियन सरफेस कैसा होगा। तो इस कंडीशन में आपका गॉसियन सरफेस होगा सिलेंड्रिकल। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, एक बेलन होगा, एक बेलन के आकार का आपका गॉसियन सरफेस होगा। गॉसीय पृष्ठ जो होगा आपका क्या होगा, बेलन के आकार का होगा। ये इमेजनरी है, रियल में होता नहीं है। हम केवल बाउंडेड सरफेस बनाते हैं जिससे हमारा गॉसी थ्योरम, जो गॉसी थ्योरम है वो, गॉसियन थ्योरम है वो अप्लाई हो जाए, या जो गॉस थ्योरम है आप क्या करो उसको अप्लाई कर सको। ठीक है। गॉस थ्योरम को ही ध्यान रखना, इस थ्योरम को ही गॉस लॉ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसे गॉस लॉ भी कहा जाता है। तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा गॉस लॉ बताओ, तो पता ही नहीं है यार, गॉस थ्योरम तो पता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गॉस थ्योरम और गॉस लॉ एक ही चीज़ें हैं। ठीक है। अब हम कूलाम्ब साहब का जो नियम है, हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या पढ़े थे भाई, इसी के पहले वाली ब्रांच में हमने पढ़ा था ना, कूलाम्स लॉ। तो उस कूलाम्स लॉ को हम, या कूलाम्ब साहब का जो नियम है, या जो कूलाम्ब फोर्स का हमें फार्मूला मिला था, उसको हम डिराइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है। तो हम डिराइव करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स फोर्स। कूलाम्स फोर्स का हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अब हम यहीं से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला काम है वो है कूलाम्स फोर्स का डेरिवेशन बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, चलो भाई, ये मान लेते हैं आपका सोर्स चार्ज स्मॉल क्यू है, और ये सोर्स चार्ज कैसा, एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है कि भाई पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस चार्ज क्यू के थ्रू, उसको हमें निकालना है। अब हम देख रहे हैं कि क्यू या हमारा जो पॉइंट पी है, क्या एक बाउंडेड सरफेस है, एक बाउंडेड मीडियम है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था ना कि जब आपका पॉइंट चार्ज होगा तो उस कंडीशन में हम जब गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो क्या बनेगा, वो एक स्फीयर बनेगा। तो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर।
कुछ इस तरह से कंसीडर कर लो भाई, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। तो मैंने क्या किया, एक स्फीयर ड्रा किया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। अब हमें पॉइंट पी पे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस स्फीयर का एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं, ठीक है। इस छोटे से सरफेस एरिया को हमने ले लिया, और ये सरफेस एरिया हमने लिया कितना है, मैंने कंसिडर कर लिया कि जो सरफेस एरिया हमने लिया ये कितना है आपका, ds है। तो इसका एरियल वेक्टर क्या होगा भैया, इसका यदि हम एरियल वेक्टर निकालें तो एरियल वेक्टर क्या होगा, यही, दैट मीन्स दिस इज द एरियल वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल सरफेस एरिया। अब भाई ये जो चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, ये भी क्या होगी, कुछ ऐसी ही तो होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा स्मॉल सरफेस एरिया है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू स्मॉल सरफेस एरिया दैट इज ds। तो आप निकालेंगे क्या, स्मॉल q आवेश के कारण अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल ds से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स d phi e is equals to e dot ds, which implies that d phi e is equals to e ds cos 0 डिग्री। हो गया भाई, इस आवेश के कारण यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, गुजर रहा है, वो आपका इतना होगा। एक छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स यदि इतना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या होगा। तो सिंपल सा तरीका है ना, तो शुरू हो जाओ भाई, निकालो फटाक से। अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया, फाई ई इज इक्वल्स टू कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1। यहाँ से आ गया आपका, implies that phi e is equals to e complete integral of ds, यही ना। अब गॉस के नियम को तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना। क्या कहता है, उसमें उपस्थित आवेश का कितना, 1/ε0 गुना, मैं मान लेता हूँ कि मीडियम आपका एयर ही है, एयर से बाहर नहीं कोई, तो उस कंडीशन में इसलिए गॉस के
प्रमेय द्वारा यदि हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अभी फाई की वैल्यू हम पाए हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। implies that phi e is equals to implies that phi की वैल्यू रखो भाई, फाई की वैल्यू कितना पाए, e कंप्लीट इंटीग्रल ds इज इक्वल्स टू q अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, आप क्या पा गए, q अपान एप्सिलॉन नॉट। जब ये हो गया तो ज़रा देखिए अब आपको क्या मिल रहा है, आप क्या पाओगे। ये क्या है, आपका एक स्फीयर है ना, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया, वो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में रख करके देखो क्या मिलेगा, implies that E into 4 pi r square is equals to q upon एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, E is equals to 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। देखो मैंने केवल सब कुछ अरेंज किया है, अरेंज करके राइट किया हुआ है बस, और कुछ किया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यदि आपका कोई चार्ज पॉइंट पी पर हो, कौन सा चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, क्यू नॉट पॉइंट पी पर है, तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं क्या, यदि परीक्षण, इसको क्या बोलते हो आप, टेस्टिंग चार्ज बोलते हो ना, तो ये आपका परीक्षण आवेश क्यू नॉट बिंदु P पर हो, तो हम लोग क्या जानते हैं भैया, क्या जानते हो आप भैया, E इज इक्वल्स टू F अपान Q नॉट के ना, यहाँ से आप जानते हो ना, E इज इक्वल्स टू F अपान Q नॉट। अभी हमने E की वैल्यू क्या पाया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और यहाँ से हम पा रहे हैं E इज इक्वल्स टू F अपान क्यू नॉट। तो भाई इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारे जो इक्वेशन 1 और ये हमारा जो इक्वेशन 2 है, दोनों का LHS आपस में क्या है, इक्वल है। तो भाई RHS कितना होगा, ये तो हम निकाल सकते हैं ना। तो देखो RHS निकालो, अब RHS निकाल दो, सॉरी उल्टा बोल दिया। हम देख रहे हैं कि LHS इसके क्या है, आपस में बराबर है। ये दो समीकरण हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो उनके राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और इस कंडीशन में देखो आप क्या पाओगे, क्या पाओगे भाई, क्या मिल जाएगा, F अपान क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q upon r square, which implies that f is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into q naught upon r square। क्लियर। और आप यही तो बोलते हो कि यही तो भाई कूलाम फोर्स है, और शायद कूलाम साहब ने ये बात भी कही थी भाई, दो आवेश हों, एक दूसरे से परिमित दूरी पर हों, तो इस कंडीशन में जो फोर्स है
वो चार्ज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात तो वही हो रही है ना। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, जो आपको चाहिए था, क्या यही तो है कूलम्ब्स लॉ। दिस इज द रिक्वायर्ड कूलम्ब्स लॉ और यू कैन से कूलम्ब्स फोर्स। तो आपको बोल दोगे दिस इज required Coulomb's force। ओके, तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम की सहायता से, गॉस लॉ की सहायता से कूलम्ब्स फोर्स को या कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई कर देते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। ओके, अब इसके आगे हम कुछ और एप्लीकेशंस इसके पढ़ेंगे, ठीक है, और वो एप्लीकेशंस हम अपनी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़िए अच्छे से, खूब झूम के पढ़िए, एंजॉय करिए और थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए। मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसके न्यूमेरिकल्स दिए, कुछ लोगों ने काम किया हुआ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, पेपर आपको ही देना है, बोर्ड आपका ही है, इसलिए थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। थोड़ा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तब आपको ये टॉपिक या आप कह सकते हैं पूरा का पूरा पेपर तभी आपको मज़ा देगा। नहीं तो आपके अंदर एक डर क्रिएट हो जाएगा और वो डर अभी आप भगा सकते हैं। आपके पास प्रॉपर टाइम इंटरवल है, आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके लगाइए और जहाँ ना आए आप फ्रीली पूछिए। जहाँ भी आपको लगे कि नहीं ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा पिंच कर रहा है, आप तुरंत पूछो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।